Hello students, this side here Apurva sir. So welcome to CSCPS Academy, and let's start with our newspaper analysis of 9th of June. So students, if you are interested in the PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @CSCP_Assam. After the analysis, the PDF will be uploaded thereon. So these are the following 5 topics that today we will be discussing. So the first topic is your man-elephant conflict, then illegal migration and national security, then forest cover loss, census of India, and India EV manufacturing. So all the 5 topics there has been extracted from the editorials and articles of Assam Tribune and The Hindu for today. So now from today onwards, we will be discussing on those topics morely which will be important for our mains. But don't be afraid, we will also cover the facts which are important for prelims as well. So कोई एक टॉपिक के अंदर जो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स है मैं आपको पर्टिकुलरली मेंशन कर दूंगा कि वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जो आज से एनालिसिस होगा वो ज़्यादातर मेंस कंसर्न होगा. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट. सो ये असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है. द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज़ पब्लिक अवेयरनेस की टू अवॉइड मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट. ऑल राइट, सो दीज आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. बट मेंस के लिए अभी देखिए, तो हम अगर मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में किस किस एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इशू and what are the mitigation of the conflicts or what are the solutions to this conflict. Then so if you are talking about solution, then you will see landscape based conservation, that is a solution in itself. इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है. एंड रोल ऑफ कम्युनिटीज़ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे इस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकता है. ऑल राइट, सो दीज आर योर मेन्स पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो आज हम आर्टिकल में देखते हैं, हियर the two places have been mentioned. One is Rani and the Garbhanga forest. All right, these two regions are most affected by the man-elephant conflicts, and उनका reasons जो है वो ज़्यादातर due to deforestation है, poaching है और उनके habitat losses है. So here you can see the causes of man-elephant conflict. जैसे कि the first one is habitat loss and fragmentation. सो इफ़ यू सी हियर कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट द कॉजेज़ ना, तो ये जो अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इन असम, तो आप इस टाइप के जो सेंटेंसेस है यू कैन फ्रेम इट फॉर योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. देन आप जब बॉडी स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग में, तब आप इनको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 बोल के दे सकते हैं. एंड यू विल अंडरलाइन इट एंड यू विल गो फॉर अ डिटेलिंग, नॉट हैवी डिटेलिंग बट अ क्रिस्प, कंसाइज एंड टू द पॉइंट डिटेलिंग हमें चाहिए. सो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, देन डिफॉरेस्टेशन या फिर कन्वर्शन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. यहाँ पर हमें 2 सब टॉपिक्स या फिर सब पॉइंट्स निकल के आ जाएगा. कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. देन अगर हम नंबर 2 पॉइंट में जंप करते हैं तो फूड स्केर्सिटी इन फॉरेस्ट. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अबाउट द क्वांटिटी दैट एलिफेंट रिक्वायर्स एवरी डे. सो एज पर द डेटा दैट इज़ अवेलेबल कि 100 से लेकर 300 किलो तक का फूड चाहिए एलिफेंट्स को. ठीक है, सो ये अगर अवेल कर ना पाए अथॉरिटीज़ या फिर कम्युनिटीज़, तो एलिफेंट्स वो खाना ढूंढने के लिए ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे. सो दिस लैक ऑफ फूड इन फॉरेस्ट, तो आप देखोगे क्या होता है, कभी कभी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहाँ पर एलिफेंट्स के झुंड का रेड हो जाता है. इसको क्रॉप रेडिंग बोला जाता है. नंबर 3 इज़ पोचिंग. पोचिंग का मतलब क्या है? वही है, इट इज़ अ ऑफेंस इन इंडिया कि एलिफेंट पोचिंग फॉर देयर टास्क्स. देन सम अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोडवेज हो, रेलवेज हो, जो जंगल के बीच से वो जाते हैं. तो ज़्यादातर हाईवेज़ पर आप देखोगे कि एलिफेंट्स दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कन्फ्लिक्ट. तो कभी कभी कुछ स्कूल्स कॉलेजेस भी उन एलिफेंट
जो एलिफेंट जो जहाँ पर सिग्निफिकेंटली अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, तो दैट लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस टू द elephants, and as well as in return, in retaliation, elephants may also enter in the human settlements. Next is about illegal migration and national security. All right, so this is based again on the article of Assam Tribune, illegal migrants growing tentacles. मतलब ये अगेन आसाम का बहुत ही पुराना एक इशू है जो इलीगल माइग्रेशन है फ्रॉम बांग्लादेश। सो उसको लेकर ही एक आर्टिकल आया है कि ये जो इलीगल माइग्रेशन है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कैसे एक थ्रेट बन सकता है। सो इस टॉपिक से अगर प्रीलिम्स रिलेटेड देखते हो, एनआरसी का एंड द बॉर्डरिंग स्टेट्स असम और डिफरेंट स्टेट्स जो बॉर्डर है वो ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आप देखते हो, सो इट इज़ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कि इलीगल इमिग्रेशन जो है इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिस्कस द कॉजेस और डिस्कस द चैलेंजेस विच लीड्स टू थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी। तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट इलीगल माइग्रेशन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली एक रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि इलीगल माइग्रेशन कैसे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो ये जो थ्रेट है ये एक सोशियो पॉलिटिकल टेंशन्स है, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स इंडिया का क्या क्या रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आर्टिकल में दिया गया है एंड अबाउट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। तो जो कि हम जानते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, माइग्रेशन है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ असम which started from Assam agitation, Assam Accord. The next one is your IMDT Act, then it is the NRC. Okay, so this is the historical background. I would like you to just read it from the content. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर द डेमोग्राफिक एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स जो आज इस आर्टिकल में मैंशनड है। इट इज़ मैंशनड अबाउट असम एंड त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा का मेंशन है कि जहाँ पर इंडिजिनियस पॉपुलेशन हैज़ श्रंक। असम और त्रिपुरा में 1951 के कंपैरिजन में 2011 में यहाँ का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है इट हैज़ श्रंक। ऑलराइट, सो अभी जो है ये जो डेटा है, सपोज लेट मी कोट इट हियर, 1951 इट वाज 59.1% and then in 2011 it shrunk to 31.1%. All right, that means it is something to be concerned. It is a matter of concern. Next is the states which are mentioned again is Jammu, UP and Kerala, where Rohingya and Bangladeshi migrants have settled, that too illegally. The third thing that has been mentioned was about the criminal nexus, where the illegal migrants they bring with themselves forged documents, fake identity card like Aadhaar, ration card, voter card, in some way or the other they make it. So that led to a rise in crimes, radicalization risk, etc. So next and the fourth one that has been mentioned is the public discontent, where when the people of India will look into this type of data, there is a kind of a shift which lead to a ethnic tension, resource competition and socio-political unrest. All right, so that you have to keep in mind. So number one, where the indigenous population has shrunk, let me just jot it down. The indigenous population has shrunk. The second one, Rohingyas and Bangladeshis, they have settled illegally in Jammu, UP, Kerala, also in Assam, Tripura, ये तो है ही. Then there is a criminal nexus due to and by the use of fake identity documents and public discontent. Okay, which leads to social unrest. All right, so and in your examination it can also be asked about the government measures कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है.
तो गवर्नमेंट मेजर्स अगर देखें तो यहाँ पर नंबर 1 में आएगा अबाउट द बॉर्डर फेंसिंग, नंबर 2 स्टेट वाइज क्रैकडाउन, डायरेक्ट क्रैकडाउन मतलब डायरेक्ट अटैक करना, पकड़ना, उनको अरेस्ट करना एंड डिपोर्ट करना। देन सम लीगल रिफॉर्म्स की आफ्टर द passage of the IMDT Act and it has been repealed and the foreigners order law has also been struck down। तो वो सब लीगल रिफॉर्म्स आए हैं, वो आपको जानना है। सो दैट इज़ अ मीन्स पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ फॉरेस्ट कवर लॉस। अगेन वो आपका आएगा GS3 में, स्पेशली अबाउट योर एनवायरनमेंट इकोलॉजी में आता है ये, ठीक है। द नेम ऑफ द एडिटोरियल वॉज जस्ट फॉरेस्ट कवर लॉस। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हो कि वन मित्र ऐप क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या फैक्ट्स आए हैं वो आप देख सकते हैं। मेंस में कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दिस इज़ वेरी इजी। एफॉरेस्टेशन पॉलिसीज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट प्लस लाइवलीहुड वर्सेस कंजर्वेशन बैलेंस। सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अगर हमने यहाँ पर मेंशन किया है तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कि अगर हम उसको डेंसिटी से क्लासीफाई करें तो हम अगर देखें कि अगर उस एक रीजन का अगर कैनोपी डेंसिटी इज़ मोर देन 70% तो उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। अगर उनका डेंसिटी 40 से 70% है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा, और अगर 10 से 40% है वो एक ओपन फॉरेस्ट होगा। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट कवर लॉस। डिफॉरेस्टेशन तो है ही, तो डिफॉरेस्टेशन जो है उसका रीज़न क्या है, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट वन इज़ एनक्रोचमेंट प्रॉब्लम। एनक्रोचमेंट इज़ ड्यू टू कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन। देन इलीगल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। लॉगिंग का मतलब क्या है, जो वो आपका वुड है, वुड एंड लॉग्स है, पेड़ काट के जो उनका जो पीसेस होता है उनको लॉग कहा जाता है, फॉरेस्ट्री में आता है वो। सो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट, रोड्स, डैम्स, ये सब बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, और माइनिंग जो है वो फॉरेस्ट में ही होता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कार्बन ट्रैप करता है। Shifting cultivation, especially in northeastern India, then forest fire and climate change that led to the alteration of the forest cover of India. So what are the different government initiatives and report? इनके नाम थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि Indian Forest Act है, Forest Conservation Act, then the CAMPA is there, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, State of Forest Report, National Mission for Green India, Joint Forest Management। तो ये government initiatives and reports जो कि mentioned है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया। आज इस सेंसस ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, और हम देखेंगे कि सेंसस जो है वो इंडिया में कैसे किया जाता है। सो कुछ इस आर्टिकल में कुछ एंशिएंट मेंशंस भी है, कि जैसे कि द एंशिएंट मेंशन इज़ फाउंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड आईनी अकबरी ड्यूरिंग अकबर्स रेन। कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और आईनी अकबरी में ये सेंसस जनगणना जो है वो मेंशन्ड है। मॉडर्न सेंसस जो है वो 1981 अंडर ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हुआ इन 1981, विच वॉज लेड बाय WC प्लाउडेन, द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये डेट आपको याद रखना है, बट विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं प्रीलिम्स का भी दूंगा और मेंस एनालिसिस ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, दिस इज़ द फेजेस ऑफ द सेंसस। कि जो सेंसस है वो 2 फेज़ में होता है। एक है हाउस लिस्टिंग फेज, नंबर 2 इज़ द पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज। हाउस लिस्टिंग फेज में क्या होता है कि यहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन का जनगणना नहीं, वो हाउस को लिस्ट करेंगे और हाउस एम्यूनिटीज़ जो है, उस घर का कंडीशन जो है या फिर उस घर में क्या क्या अवेलेबल है उसको वो लिस्ट करेंगे। जैसे कि द सोर्स ऑफ वाटर, टाइप ऑफ टॉयलेट, फ्यूल का क्या यूज़ होता है, क्या वो LPG है या फिर जो ट्रेडिशनल चूल्हा है वहाँ किया जाता है, एसेट्स क्या है घर में, वो सब किए जाएंगे। एंड द सेकंड फेज इज़ अबाउट पॉपुलेशन एनुमरेशन, जहाँ पर इंडिविजुअल्स के डेमोग्राफिक डेटा रिकॉर्ड होंगे, जहाँ जैसे कि नाम, एज और सेक्स, देन रिलीजन, मदर टंग, एंड दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ इंडिया EV मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए वो फेम स्कीम, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की EV मैन्युफैक्चरर्स, ये आता है। और मेंस में हम देखेंगे इंडिया का जो इकोसिस्टम बन रहा है वो कैसा है, इंडिया का जो ट्रांजिशन फेज होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू EV वो कैसे होगा, वो सब मेंस में हम देखेंगे। नेक्स्ट,
देखते डिटेल्स में। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए वहाँ पर इंडिया में खुद। तो इसीलिए गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च, और इट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है उसका फीचर। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ ड्यूटी ऑन कम्प्लीटली बिल्ट अप इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर। जो इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर जो इंडिया में वो बिल्ट होंगे, उसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी में 70 से 100% का रिडक्शन दिया जाएगा, एंड विच विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स। उसके साथ साथ इम्पोर्ट कैप भी होगा। इम्पोर्ट कैप क्या है? इम्पोर्ट कैप में कि सिर्फ और सिर्फ 8,000 व्हीकल्स पर ईयर अलाउड एट द रिड्यूस्ड ड्यूटी रेट, कि सिर्फ 8,000 व्हीकल ही अलाउड होगा एट द रिड्यूस्ड ड्यूटी रेट। मतलब जो ये जो ड्यूटी रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है इन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ईवी, वो ड्यूटी वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 व्हीकल को ही देगा हर साल, अगर वो इम्पोर्टेड है तो। और उसमें नेक्स्ट की एक ड्यूटी बेनिफिट सीलिंग भी लगाया गया है, विच इज़ अराउंड 6,000 करोड़ फॉर द स्कीम पीरियड। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ कहा गया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 4,150 करोड़ विद इन 3 ईयर्स। तीन साल में मिनिमम 4,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उसके साथ एडिशन टू दैट कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू लोकलाइज 25% रिक्वायरमेंट टू लोकलाइज 25% मैन्युफैक्चरर विद इन 3 ईयर्स एंड 50% विद इन 5 ईयर्स। मतलब जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स होंगे इंडिया में, पहले 3 साल में 25% को लोकलाइज करो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, या और 5 साल में 50% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करवाओ। ऑलराइट, फाइन। एंड लास्ट वन, पार्टिसिपेटिंग फर्म्स मस्ट एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सो कुल मिलाकर ये वाला आपका कंक्लूडिंग लाइन है, जो डिस्कशन है कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ऑलराइट, so we are at the end of today's session. So students, for you there are 2 questions here about Green India Mission. So ये ग्रीन इंडिया मिशन है, और ये 30/30 टारगेट क्या है, इन दोनों का आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर स्मार्ट बुक, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, इफ वांट टू बूस्ट, देयर इज़ अ वेल क्राफ्टेड कंटेंट by CSAP IAS Academy in the name of Smart Book. So you will be getting 17 book from us. So just call in this number. You can see the demo also, or you can directly book from this number. And if you have started the preparation, or you are in the requirement of a push for your preparation, then you can join CSAP IAS Academy for its GS Foundation batch, जहाँ पर आपके convenience में 3 time slots रखे गए हैं। Till then, thank you so much. Take care.